नमस्कार। लास्ट संविधान में केंद्र राज्य में हम फाइनेंशियल रिलेशन पढ़ रहे थे, वित्तीय संबंध। और वित्तीय संबंध संविधान के भाग 12 में पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 268 से 293 में इसके प्रावधान है, ये हमने पढ़ लिया था। वित्त के संसाधनों का बंटवारा केंद्र राज्यों के बीच में हो जाए और वित्त को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद ना हो, इसके संबंध में संविधान ने ये वित्तीय संबंध में प्रावधान दिए हैं। संविधान के द्वारा जो है व्यवस्था की गई है कि जो केंद्र और राज्यों की आय है, कर राजस्व जो प्राप्त होगा वो कितना किस में बटेगा और किस तरह से उसको अधिग्रहण किया जाएगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वित्तीय संबंध में पढ़ी जाती है। इसको शुरू करते हैं जहां हमने रोका था क्लास, उससे आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में वित्त का वितरण, मतलब वित्तीय संसाधनों का वितरण, कर का अधिग्रहण या अधिरोपण, ठीक है, कर का वितरण, ये सारी व्यवस्थाएं तो पढ़ते हैं हमने अपनी क्लास में लास्ट पढ़ा था कि जो संघ सूची है उस पे राज्य सरकार मतलब केंद्र सरकार, जो राज्य सूची राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो विषय होंगे कर से संबंधित वो उनके अधिकार में होगा। अब जो कर का पैसा आया है वो पैसा जो है राज्य और केंद्र के बीच किस तरह से वितरित होगा, उस व्यवस्था को देखते हैं। पहले क्या थी और वर्तमान में क्या है। देखो, जब संविधान के द्वारा जो है ये प्रावधान दिए गए, उसके बाद जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ऐसी थी कि जो आयकर है, आयकर से प्राप्त यानी इनकम टैक्स से प्राप्त जो आय है वो केंद्र सरकार की थी, लेकिन केंद्र सरकार इसका कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को देती थी। अब आयकर जो है, आयकर बहुत छोटा साधन है आय का। आयकर बहुत छोटा साधन है आय का। अब जो आयकर प्राप्त हो रहा है केंद्र सरकार को, उसमें राज्यों का भी हिस्सा होता था। तो जब ये बहुत छोटा भाग है सरकार की आय का, तो राज्यों को भी इसमें से बहुत कम मिलेगा, क्योंकि जब प्राप्ति कम हो रहा है। अब इसको ऐसे समझ लो, वर्तमान स्थिति में मैं 2024-25 की बात कर रहा हूँ, भारत के लगभग 8 करोड़ लोगों ने ITR दिया है, मतलब इनकम टैक्स दिया है। आबादी कितनी है? तो ये लगभग कुल आबादी का 6% के आसपास है। तो इससे जो प्राप्त हो रहा है केंद्र सरकार को वो बहुत छोटा हिस्सा है आय का। अब इसमें से भी राज्य सरकार को देना है। तो पहली स्थिति केवल ये थी, जो आयकर से प्राप्त होने वाली आय ही केंद्र राज्यों के साथ बांटती थी, और इनके राज्य कहाँ कर लगाएंगे वो और प्राप्त करेंगे, या केंद्र कहाँ कर लगाएगा प्राप्त करेंगे, वो इनके अलग, दोनों के अलग अलग प्रावधान थे। दोनों के लिए कर लगाते थे, आय प्राप्त करते थे। अब जो बड़े आय के स्रोत हैं वो केंद्र के पास थे। अब राज्य सरकार और केंद्र के बीच ही विवाद की स्थिति थी। मतलब 2000 में आके 10वें वित्त आयोग ने ये सिफारिशें दी कि जो राज्यों को केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है आय के रूप में, जो आयकर से प्राप्त जो है कर का जो हिस्सा है वो पर्याप्त नहीं है राज्यों के लिए। तो 10वां वित्त आयोग 2000 मतलब 1992 में गठित हुआ, और इसने 1995 से 2000 में तक अपनी 5 वर्ष की रिपोर्ट पेश की। इन रिपोर्ट को लागू करने के लिए, इन सिफारिशों को लागू करने के लिए
80वां संविधान संशोधन किया गया था 2000 में। अब 2000 में स्थितियां बदली हैं, उससे पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति को समझते हैं और फिर जो है हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या स्थिति रही होगी उस समय। देखो 2000 में एक संविधान संशोधन आया। संविधान संशोधन क्यों आया? क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी, जो व्यवस्था चल रही थी उस समय, उसको बदलने के लिए, उन खामियों को दूर करने के लिए संविधान संशोधन आया। 80वां संशोधन, संविधान संशोधन 2000, इसको लाया गया 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए। दसवें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं उनको लागू करने के लिए 80वां संविधान संशोधन 2000 लाया गया। ये जो 2000 है, इस वर्ष से पहले क्या व्यवस्था थी और इस वर्ष के बाद क्या व्यवस्था हुई उसको समझो। यहां से ही जो है आप समझ पाओगे कि कर का जो वितरण है वो राज्य और केंद्र के बीच किस तरह से शुरुआत में था और अब है। 2000 से पहले पहले जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को जो प्राप्त होने वाला कर राजस्व है, कर राजस्व में आयकर से प्राप्त होने वाला जो राजस्व है, इसमें से कुछ हिस्सा ये राज्य सरकार को देती थी, राज्य सरकारों को केंद्र देता था। उसके अलावा कर राजस्व में जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा का सारा केंद्र के ऊपर निर्भर था कि वो राज्यों को दे या ना दे। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सों में 2000 वर्ष से पहले पहले केवल इनकम टैक्स ही एक ऐसा था जो अनिवार्य रूप से राज्यों को बांटना पड़ता था केंद्र को। उसके अलावा और जितने भी केंद्र को कर राजस्व प्राप्त होते थे अन्य साधनों, मतलब अन्य जैसे कॉरपोरेशन टैक्स है, जैसे जो है कस्टम ड्यूटीज हैं, इनसे जो पैसा मिल रहा है, जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, उसे राज्यों के साथ केंद्र बांटे या ना बांटे ये स्वैच्छिक था। लेकिन आयकर से जो प्राप्त पैसा था केंद्र सरकार का, उसे जो है राज्य के साथ बांटना था। ठीक है। अब ये 2000 पहले से 2000 वर्ष से पहले की स्थिति है। 2000 में आके बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किसके आधार पर हुआ? परिवर्तन जो है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ। अब ये जो वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं और जो 80वां संविधान संशोधन हुआ है, इससे पहले की व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण समझा रहा हूं आपको। जो केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाली जो आय है, मतलब करों से जो कर राजस्व प्राप्त होता है, उसमें मैं 3-4 उदाहरण लिखता हूं। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, जैसे जो है कॉरपोरेशन टैक्स, जैसे कस्टम ड्यूटीज। अब इनसे जो प्राप्त होने वाला राजस्व है वो ये है। अब ये बात समझना कि यहां से जो है सरकार को 10 रुपए मिले, यहां से सरकार को 9 रुपए मिले, और इनकम टैक्स से सरकार को मिले सिर्फ 4 रुपए, बल्कि 4 भी नहीं मिले, केवल जो है 2 रुपए मिले। अब इन तीनों का जो पैसा है, मतलब जो है 19 और 2 21 रुपए जो है सरकार ने इकट्ठे करे। ये समझने की बात है। इस 21 में से जो 19 रुपए हैं, ये केंद्र सरकार राज्यों के साथ बांटे या ना बांटे, ये तो है स्वैच्छिक, केंद्र की इच्छा पर है। और ये जो 2 रुपए प्राप्त हुए हैं राजस्व के तौर पर केंद्र सरकार को,
इसमें से जो है कुछ हिस्सा राज्य सरकारों को केंद्र देती थी। अब बताओ 2 रुपए में तो काम नहीं चलेगा। दूसरा, 2000 वर्ष से पहले पहले एक व्यवस्था और समझो, जो अधिक ग्रो करने वाले टैक्स है, जैसे कॉरपोरेशन बहुत अच्छा उदाहरण है। कॉरपोरेशन टैक्स में पैसा भी अधिक मिलता है गवर्नमेंट को, टैक्स से, कस्टम ड्यूटीज से बहुत पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। ये इस तरह के सारे टैक्स जो है केंद्र सरकार के पास थे, और राज्यों के पास जो है बहुत छोटे आय देने वाले टैक्स थे। तो राज्य और केंद्र के बीच विवाद होता था, मतलब राज्यों के बीच और केंद्र के बीच ये विवाद का कारण था। अब इस विवाद को खत्म करने के लिए जो है 10वें वित्त आयोग का गठन हुआ, और 10वां वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। उन सिफारिशों को मानने के लिए या उन्हें जो है पृष्ठभूमि में उतारने के लिए, वास्तविकता में लाने के लिए ये अमेंडमेंट हुआ। 80वां संविधान संशोधन 2002, मतलब 2002 नहीं, केवल 2000। तो ये जो है स्थिति थी 2000 वर्ष से पहले की। अब 2000 वर्ष के बाद की क्या स्थिति हुई, इसको समझो। इसमें जो है 80वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 272 को निरस्त कर दिया गया, मतलब डिलीट कर दिया गया। अनुच्छेद 272 निरस्त कर दिया गया। अब देखो, अनुच्छेद 272 ही केंद्र को बल देता था इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए। यानी जो कर देना, कर में हिस्सेदारी स्वेच्छा से केंद्र के साथ, राज्य के साथ कर को बांटे केंद्र, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता था। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 272 में था कि भी केंद्र सरकार कर इकट्ठा करे और उसमें से जो है राज्यों के साथ भागीदारी रखे, नहीं रखे या रखे, ये सब जो है केंद्र के ऊपर था। इसमें से अनिवार्य था केवल आयकर, जो आयकर केंद्र को मिलेगा उसमें से राज्यों को देगा, और इसके अलावा जितने भी टैक्स थे उसकी आय को राज्यों के साथ केंद्र बांटे या ना बांटे, ये केंद्र के विवेक पर था। तो सबसे पहले जो है इस संशोधन ने जो है अनुच्छेद 272 को निरस्त कर दिया। दूसरा, केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाली सभी आय, या कर राजस्व, संपूर्ण कर राजस्व का 29% भाग अब वो राज्य सरकारों के साथ बांटेगी या राज्य सरकारों को देगी। फिर से समझो, 80वें संविधान संशोधन ने प्रावधान कर दिया कि जो केंद्र सरकार को जो कर राजस्व, जितना भी कर राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसके कुल का 29% भाग राज्यों के साथ वो बांटेगी, साझा करेगी, अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ साथ इसमें एक प्रावधान और हुआ, जो सेस है वह सरचार्ज, ये केंद्र की कमाई है, इसे जो है राज्यों के साथ नहीं बांटा जाएगा। सेस और सरचार्ज को राज्यों के साथ नहीं बांटा जाएगा, ये केंद्र की कमाई है। तो जो हमने अभी लिखा है इसको फिर से समझो। केंद्र सरकार के पास जो कर राजस्व इकट्ठा होता था, इसको हम एक लाइन खींच के समझेंगे। वर्ष 2000 से पहले की स्थिति और वर्ष 2000 के बाद की स्थिति, क्योंकि 80वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 80वां संविधान संशोधन लाया गया, जो फाइनेंस कमीशन है, मतलब जो 10वां वित्त आयोग है, उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए 80वां संविधान संशोधन लाया गया। 2000 वर्ष से पहले पहले की स्थिति थी कि जो केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाला कर राजस्व है, उसमें से केवल आयकर या इनकम टैक्स ही एक ऐसा आय थी जिसे केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा करती थी। इसके अलावा और केंद्र के पास जितना भी कर आता था वो राज्यों के साथ वो बांटे या ना बांटे, ये स्वैच्छिक था, और इस प्रावधान को बल देता था अनुच्छेद 272। अब
ये जो है आयकर जो प्राप्त होता था केंद्र को, आयकर में से जो हिस्सा राज्यों को जा रहा है वो बहुत छोटा हिस्सा है। बहुत कम पैमाने पे जो है आयकर प्राप्त होता है सरकारों को। वर्तमान की स्थिति 6% है कुल आबादी का, अभी हम बात कर रहे थे। अब ये 80वें संविधान संशोधन ने एक अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन, मतलब इसको कहा गया कि 80वें संविधान संशोधन ने कुल आय का 29%, जितना भी केंद्र को कुल आय प्राप्त हो रही है, कुल राजस्व प्राप्त हो रहा है, उसका 29% भाग राज्यों को देना तय कर दिया। इसको जो है अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना कहा गया, अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। इसके साथ साथ जो है जो सेस है, सरचार्ज है, इसमें कहा गया कि ये केंद्र की आय है, इसका कोई विभाजन नहीं होगा। इसके साथ साथ इस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 272 को निरस्त कर दिया। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये 10वें वित्त आयोग से हुआ, ठीक है। तो ये जो है ऐसे ही लिखना है। अब 10वें वित्त आयोग को समझो। देखो 10वां वित्त आयोग या वित्त आयोग, इसका प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन होगा, हर 5 वर्ष के लिए होगा। और इसका काम क्या है? इसका काम वित्त के संसाधनों का वितरण करना और वित्त से संबंधित सरकार को सुझाव देना है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 280 के द्वारा राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं। इसका जो काम है वित्त से संबंधित विवादों को सुलझाना, वित्त के वितरण से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सिफारिशें देना, राज्य और केंद्र के बीच किस तरह से बंटवारा होगा वित्त का, ये सारे काम करती है। ये जो 10वां वित्त आयोग है, जिसने काफी बड़े पैमाने पे जो है भारत के अंदर वित्त के वितरण को लेकर आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, इसका गठन 1992 में हुआ। इसके अध्यक्ष केसी पंत थे और इसने जो सिफारिशें दी हैं 1955 से 2000 5 वर्ष के लिए दी हैं, उन सिफारिशों को ही अमल में लाने के लिए, अमल या अमल, उन सिफारिशों को ही अमल में लाने के लिए 80वें संविधान संशोधन का गठन हुआ। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, अर्धन्यायिक है, अर्धन्यायिक बॉडीज है। ये अर्धन्यायिक का मतलब ये जो है विवादों से संबंधित फैसले देती है, लेकिन न्यायपालिका की तरह काम नहीं करेगी। काम तो करेगी उसकी तरह, लेकिन ऐसे डिसीजन नहीं दे सकती जैसे न्यायपालिका देती है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 में इसके गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, 5 वर्ष के लिए ये काम करती है और इसका मुख्य कार्य ही वित्त के संसाधनों के वितरण से संबंधित और वित्त के बंटवारे से संबंधित केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देना है। इसकी सिफारिशें मानना बाध्यकारी नहीं है कि भी वित्त आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं उसके लिए केंद्र बाध्यकारी हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि कारण बताना होगा संसद को कि सिफारिशें क्यों मानी गई और क्यों नहीं मानी गई। ये इसमें याद रखना। 10वां वित्त आयोग अपने आप में जो है महत्व का है। 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में हुआ। केसी पंत इसके अध्यक्ष थे और इसने जो है 1995 से 2005 वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
और उन रिपोर्टों को ही मूर्त रूप देने के लिए, जीवंत करने के लिए 80वां संविधान संशोधन होता है 2000 में। और उसके बाद जो केंद्र को प्राप्त होने वाली आय है कर राजस्व का 29% राज्यों को देना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है यहां तक लिखो, अब आगे चलते हैं। देखो, उपकर और अधिभार को समझो। मतलब सेस और सरचार्ज। उपकर, सेस और सरचार्ज। अधिभार, देखो उपकर जो होता है, उपकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया गया कर है, मतलब टैक्स है। इसका जो पैसा आएगा, इसका पैसा संचित निधि में जमा नहीं होगा, इसके लिए एक विशेष फंड बनाया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें एक दो बात और याद रखना कि सेस का पैसा जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है, उसी उद्देश्य में लगाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो है उपकर के साथ साथ जो है सरचार्ज मतलब अधिभार या सरचार्ज, ये टैक्स ऑन टैक्स है, मतलब कर पर कर। इसका पैसा संचित निधि में जाता है और ये कब लगाया जाता है? ये लगाया जाता है यदि एक निश्चित सीमा से अधिक किसी व्यक्ति की आय है तो उस पे जो है सरचार्ज लगेगा। इसमें लिखेंगे कि निश्चित सीमा से अधिक आय पर लगाया जाता है। तो जो अभी हम लास्ट पढ़ रहे थे उसमें जो है हमने सेस और सरचार्ज के बारे में जिक्र किया था कि ये जो है राज्य सरकार के साथ इसको शेयर नहीं करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि जो सेस है और सरचार्ज है ये केंद्र सरकार की आय है, उसे वो राज्यों के साथ बांटे ना बांटे उसकी स्वेच्छा है, इसके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई संवैधानिक ऐसा प्रावधान नहीं है। सेस जो लगाया जाता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जैसे कोई शिक्षा, जैसे शिक्षा के लिए लगा दिया गया। अब जिस उद्देश्य के लिए सेस लगाया जा रहा है, मतलब ये टैक्स जो लगाया जा रहा है जिस उद्देश्य को लेकर, उसी उद्देश्य में इसका पैसा लगेगा। दूसरा, इसका जो पैसा प्राप्त होता है सरकार को वो संचित निधि में नहीं जाएगा, उसके लिए एक विशेष फंड बनाया जाता है, उसी में ये पैसा जाएगा और उसी मद में लगेगा जिसमें जो है जिसके लिए इसे वसूला जा रहा है। उसके बाद जो है जो सरचार्ज है, जो अधिभार है, अधिभार कर के ऊपर लगाया गया कर है। ये जब लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति की आय एक सीमा से अधिक है तो ये कर के ऊपर कर लगा दिया जाता है, प्रत्यक्ष नहीं लगाया जाता, प्रत्यक्ष नहीं लगता है, कर के ऊपर लग रहा है, जो आपने टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर लग रहा है। उसके साथ साथ इसका पैसा जो है संचित निधि में जाएगा सरचार्ज का।
ठीक है, तो 80वें संविधान संशोधन में इसको छूट दे दी गई कि ये केंद्र का पैसा है, केंद्र के पास रहेगा। अब 80वें संविधान संशोधन में जो मतलब योजना थी या अल्टरनेटिव जो स्कीम थी उसको एक बार समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सीवां संविधान संशोधन 2000। इसने प्रावधान क्या किया? इसने प्रावधान किया कि जो केंद्र सरकार को प्राप्त कर राजस्व का 29% भाग राज्यों को देना होगा। ठीक है, इसको जो है हमने अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना कहा है। ये टर्म ऐसी चलती है। अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। तो अवमूल्यन की वैकल्पिक योजना 80वें संविधान संशोधन से संबंधित है। और ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान जो है भूतलक्षी है। मतलब भूतलक्षी का मतलब होता है कि किसी कार्य को पीछे की डेट से शुरू कर देना, भूतलक्षी कहलाता है। रेट्रोस्पेक्टिवली इसको जो है लागू किया गया। भूतलक्षी या पूर्वव्यापी या भूतलक्षी या रेट्रोस्पेक्टिवली। अब ये जो तारीख थी ये क्या थी? 1 अप्रैल 1996 से जो है इस प्रावधान को लागू कर दिया गया 29% वाले भाग को। इसके साथ साथ इसमें हमने पढ़ लिया कि भी अनुच्छेद 272 को निरस्त कर दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि जो सरचार्ज और सेस है वो केंद्र का होगा, उस पे जो है कोई भी बंटवारा केंद्र राज्य के साथ नहीं करेगी या नहीं करेगी ये उसकी इच्छा है। उसके बाद आगे चलो। ये सारे प्रावधान जो है केंद्र राज्य संबंध में ही पढ़ने होते हैं, मतलब केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध में। अब इसमें जो है एक 88वां संविधान संशोधन और समझो। 88वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया। इसके द्वारा जो है एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 268A जोड़ा गया। ये सर्विस टैक्स मतलब सेवा कर को लाया गया, मतलब सेवा कर लगाया गया। और ये जो है केंद्र सूची का विषय था, मतलब संघ सूची का विषय था, तो इसे केंद्र द्वारा लगाया जाता था।
लगाया जाता था तथा केंद्र व राज्य दोनों मिलकर प्राप्त करते थे। तो 80वें संविधान संशोधन के बाद जो है 88वां संविधान संशोधन 2003 पढ़ा जाता है। इसमें अनुच्छेद 268 ए जोड़ा गया। ये जो है सर्विस टैक्स से संबंधित था। सर्विस टैक्स संघ सूची में शामिल किया गया। केंद्र सरकार का विषय है, क्योंकि संघ सूची में आ गया तो केंद्र सरकार का विषय है, तो केंद्र सरकार ही सर्विस टैक्स लगाती थी और इसको जो है राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो है इसको संग्रहित करते थे। अब करते थे क्योंकि इनके बाद जो है 101वां संविधान संशोधन 2016, 88वें संविधान संशोधन 2003 के बाद जो है 101वां संविधान संशोधन 2016 आया, जिसने जो है 88वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाप्त कर दिया, क्योंकि सर्विस टैक्स जीएसटी में चला गया। तो ये जो है निरस्त हो जाता है। फिर जैसी अनुच्छेद मतलब संविधान संशोधन 101 व संशोधन 2016 आया तो उसने जो है अनुच्छेद 268 ए को समाप्त कर दिया, तो ये निरस्त हो जाता है बाद में आकर। तो अब जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में स्थिति जीएसटी लागू है और इसके साथ साथ जो है जो केंद्र सरकार को आय प्राप्त होती है, राजस्व जो प्राप्त होता है, उसका 41% भाग वो राज्य सरकारों के साथ शेयर करती है। अब वर्तमान स्थिति है ये। अगली क्लास में मतलब आगे के प्रावधान अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक इसको आप पढ़ो। नमस्कार, धन्यवाद।